हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय आप देख रहे हैं क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसकी जो बड़ी दीदी है, मतलब उसकी जो सीनियर है जिसका नाम है एग्जाम्पलर, उस सीरीज के वीडियोस का एक वीडियो जहां पे हम इस समय कवर करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं रादर आपका जो 5th चैप्टर है एग्जाम्पलर का, जिसका नाम है बेसिकली 2 चैप्टर्स का ये मिक्सचर है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो आपके एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, जो असल टेक्स्ट बुक है, उसके 2 चैप्टर्स को मर्ज करके यहाँ एग्जाम्पलर में एक चैप्टर बनाया है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये 5th चैप्टर है आपके पूरे टेक्स्ट बुक का और हम इसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस क्या रहेगा, तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा एकदम साफ तरीके से। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट रिव्यू करेंगे, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन दोनों चैप्टर्स में उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे और कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं ये हम देखेंगे। एंड साथ ही साथ हम सारे एग्जाम्पल जो है उनको कवर करते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम्पल्स हो जाने के बाद हम लोग को एक फ्लो मिल जाएगी किस तरीके से इस पूरे चैप्टर को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आगे वाले वीडियोस में हम एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड जो हमारे सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे। इतने अच्छे से बैकग्राउंड को हमें बाय बाय बोलना पड़ेगा क्योंकि हमें हमारे सवाल करने हैं। तो मैथ हमारे प्यारे सब्जेक्ट, थैंक यू फॉर कमिंग। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुडे। पेन चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। आपको पेन दिख रहा है? इफ यस देन से लाइक दिस, इफ नो देन ऑल्सो से लाइक दिस। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिव्यू, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा है इस पूरे टॉपिक में इन दोनों चैप्टर्स में, उसका एक रिव्यू लेने वाले हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिकली सिनॉप्सिस टाइप बोल सकते हैं कि हम चैप्टर को एक बार देख रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीगॉन की डेफिनेशन, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है, बेसिक जो हमारा एकदम नींव जो है चैप्टर की वो पॉलीगॉन्स है। क्या होते हैं ये पॉलीगॉन्स? तो पॉलीगॉन होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अब आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं। जी हां सर, बिल्कुल। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब क्लोज का कर्व का मतलब होता है सर वो कर्व जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गेस कर पाना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे ये एक नहीं, ये नहीं, ये एक क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि इसमें आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गेस कर सकते हो। ठीक है, परंतु किंतु ये एक क्लोज्ड कर्व है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गेस कर पाना मुश्किल है। सर लेकिन हमें पता है आपने यहां से शुरू किया था, वो तो आपने मुझे बनाते हुए देख लिया। अगर बनाते हुए नहीं देख रहे हो, मान लीजिए कुछ इस प्रकार है, अब बताओ कहां स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिखा था क्या? साइड से देखोगे तब भी नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से जब आप बनाते हैं, बहुत छोटा सा बनाया मैंने इसलिए जानबूझ के, तो इसीलिए जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता उसको आप बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। और सिंपल का मतलब होता है जिसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है। मतलब अगर ऐसा कुछ है तो ये भी क्लोज्ड कर्व, परंतु ये सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब कोई किसी के ऊपर नहीं चढ़ेगा, कहां पे भी आपको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, तो उसको आप क्या बोलते हो? सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि उदाहरण के तौर पे ये जो बनाया है मैंने, जिसको हम लड्डू बोल सकते हैं या सर्कल बोलते हैं मैथ्स की भाषा में, तो इन भाई साहब में भी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही कहा जाएगा क्योंकि ये भाई साहब जो है इनका भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता और इसमें भी कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, परंतु ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट के बने हुए नहीं है। तो लाइन सेगमेंट से बनाओ तो उसको आप क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हो। ठीक है, चलिए। अ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। अर्थात डायगोनल वह लाइन सेगमेंट है जो कि दो उन पड़ोसियों को जोड़ती है जो जुड़े हुए नहीं है। उदाहरण के तौर पे अभी यहां पे अगर आप देखेंगे ये पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, अभी सामान्यतः ए की दोस्ती बी से है और डी से है, मतलब ए से बी जाना हो जा सकते हैं, ए से डी जाना हो जा सकते हैं, ए से सी जाना मुश्किल है, डायरेक्टली तो नहीं जा सकते। तो जब आप इनके बीच में डायरेक्ट रोड बना देते हैं सॉरी डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं तो आप बोलते हैं आपने डायगोनल बनाई है।
दो ऐसे पॉइंट्स को जोड़ना जो मूलतः मतलब बेसिकली जब आपने डायग्राम बनाया, जब आपने ये फिगर बनाया, जब आपने ये शेप बनाया तब नहीं थे, पर आपने उनको जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल। और इंग्लिश में या मैथ्स की भाषा में हम कहते हैं टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। वर्टाइसेस का मतलब आपके होते हैं जो कोने, जो एजेस होती हैं, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कंसेक्यूटिव? जो लगातार नहीं है, ठीक है। मतलब वो जो हमने बनाया था एबीसीडी, जो वापस बना दिया मैंने एबीसीडी, तो उसमें ए के बाद कौन है? बी है, और डी के बाद कौन है? ए है। तो ये हो गया कंसेक्यूटिव, जो एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। परंतु ए के बाद सी नहीं आएगा, तो इसलिए ए से सी को जोड़ने की जो जर्नी है उसको आप बोलते हैं डायगोनल। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, ये हो जाता है हमारा सॉल्व। अब अगला देख लेते हैं, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब डायगोनल से ही कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आता है। अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन, ठीक है, इन विच no portion of its any diagonal is in its exterior. Quadrilateral is a polygon having only 4 sides. तो पहले हम इधर तक देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पॉइंट की बात करेंगे, थोड़ा अलग सा पॉइंट है ये। चलिए, a convex polygon is a polygon in which no, देखो ये पहली चीज तो काफी ही ज्ञानवर्धक हिस्सा है ये तो, कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पॉलीगॉन होता है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि शर्मा जी के बेटे का सरनेम शर्मा है। अरे हमें तो पता है भाई, लिखा तो हुआ है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन, तो ये इतने काम का नहीं है। सॉरी, इसके आगे देखिए, इन विच नो पोर्शन, मतलब आपके डायगोनल का कोई भी पोर्शन बाहर नहीं जा रहा है शेप से। उदाहरण के तौर पे अगर आप इसको देखते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह का है आपका पॉलीगॉन, इसमें ये दोनों पॉइंट जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स लगातार नहीं है, बीच में एक और पॉइंट है, ठीक है। पर ये डायगोनल कहां है? ये डायगोनल आपके शेप के बाहर है। आपका शेप तो यहां तक है, ये है आपका शेप, पर जब आपने ये डायगोनल बनाई तो ये डायगोनल बाहर हो गई, तो इसीलिए इसको आप कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? इसको आप कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं बोलते हैं। अब एक्सटीरियर का मतलब बाहर, अगर बाहर हो गई आपके डायगोनल तो वो क्या हो जाता है? कॉनकेव हो जाता है। पर यदि अंदर है तो मतलब वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलैटरल किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है, तो जब वही चीज पढ़ोगे तो उसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो व्हाट इज क्वाड्रिलैटरल? क्वाड्रिलैटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग ओनली 4 साइड्स। ऐसा पॉलीगॉन, या मैं अगर एग्जैक्ट लिखूं तो ऐसा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिसके केवल 4 साइड्स होते हैं, जिसके केवल 4 साइड्स होते हैं, उसे आप बोलते हो क्वाड्रिलैटरल। 3 वाले को ट्राइंगल बोलते हो, 5 वाले को पेंटागन बोलते हो, 6 वाले को हेक्सागन बोलते हो। पूरा एक अपने टेबल पढ़ा है, अगर आपको याद है तो। अगर नहीं याद है तो हमारे वीडियोस हैं जिसमें हमने ये चैप्टर कवर किया है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा आपको। अब a regular polygon is a polygon whose all sides are equal and also all angles are equal. रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है वह पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हैं और सारे एंगल्स भी बराबर हैं। सारी साइड्स, सारे एंगल्स। इसके उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे तो आपने स्क्वायर का नाम सुना है। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर के चारों एंगल्स बराबर होते हैं, इसीलिए वो एक रेगुलर पॉलीगॉन का अच्छा एग्जाम्पल है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। चलिए, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज n-2 स्ट्रेट एंगल्स। मतलब देखिए यहां पे आपका जो पॉलीगॉन है उसके अंदर के एंगल्स का सम पूछ रहा है वो, और उसको निकालने का फॉर्मूला है तो n-2 मतलब जितनी भी साइड्स है, अगर 5 साइड वाला है तो 5-2, 10 साइड वाला है तो 10-2, 20 साइड वाला है तो 20-2। सर स्ट्रेट एंगल्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है ये एक स्ट्रेट एंगल है। क्या आप बताएंगे मुझे इसका एंगल कितना, एंगल मेजरमेंट कितना है, इसका एंगल वैल्यू कितना है? सर ये तो पूरा हो जाएगा तो 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। अर्थात आपका फॉर्मूला है एक सिंपल सी भाषा में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। यदि आपको ये समझ में आया तो बहुत आसान है भाया चैप्टर, ठीक है। तो n-2 इंटू 180 करने पे आपको मिलेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इन्होंने बेसिकली एक बहुत ही अच्छे से शब्द का उपयोग करके हमें डराने का प्रयास किया, परंतु किंतु हम डरने वालों में से नहीं हैं। स्ट्रेट एंगल्स का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। ये आप याद रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर याद नहीं भी रख पाते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको ड्रॉ करके देख ले। स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल, मतलब पूरा, तो मतलब 180 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अगला पॉइंट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अंदर के एंगल्स का सम क्या होता है? कितना होता है? 360 डिग्री। इसको यदि आप इस फॉर्मूले से ट्राई करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स, तो 4 - 2 करना पड़ेगा n-2 करने के लिए। तो 4 - 2 इंटू 180। अब जब आप 4 से 2 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 में 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 360 ही मिलेगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है कितना? सर इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री फॉर अ क्वाड्रिलैटरल। बाकी सबका अलग अलग होता है। ट्राइंगल का 180 होता है, पेंटागन का कितना होता है वो मुझे आप बताएंगे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तो ये आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, आपने पिछले वाले स्लाइड में इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात की थी, तो अब एक्सटीरियर एंगल की बात करनी पड़ेगी। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन एन ऑर्डर, मतलब किसी भी एंगल को रिपीट किए बिना क्या होता है? 360 डिग्री। अब चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलैटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, डेकागन हो, कुछ भी हो, किसी भी पॉलीगन के बाहर के एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है फिक्स। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत मन में? नो सर। अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा क्वाड्रिलैटरल के अंदर, मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलैटरल से अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जिस सदस्य से मिलवाया है उसका नाम है ट्रपेजियम। प्रणाम करो, पैर छुओ। तो व्हाट इज ट्रपेजियम? ट्रपेजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल। ट्रपेजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल, वो तो हमें पता है। इन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है उसको आप ट्रपेजियम बोलते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है, उसको आप ट्रपेजियम बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ इस तरीके से दिखने वाला, ऐसा कुछ दिखने वाला जो क्वाड्रिलैटरल होगा उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रपेजियम बोलते हैं। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पे कहीं पे भी ओनली 1 पेयर नहीं लिखा है, ठीक है। इसका मतलब केवल एक पेयर नहीं होना चाहिए, एक पेयर तो होना ही चाहिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर एक पेयर तो होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो गए तो भी वो ट्रपेजियम फैमिली के तो हैं, ठीक है, पर अगर एक से कम हुए तो फिर वो ट्रपेजियम फैमिली का पार्ट नहीं है। चलिए व्हाट इज अ काइट पढ़ लेते हैं अब। काइट इज अ क्वाड्रिलैटरल व्हिच हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। अब काइट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काइट की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि आपकी जो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं वो बराबर होनी चाहिए, किंतु 2 पेयर होने चाहिए। मतलब एक पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स इधर पे इक्वल, दूसरा पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स नीचे इक्वल। तो आपको चारों साइड्स बराबर नहीं चाहिए, आपको 2 अलग अलग पेयर चाहिए बराबर साइड्स के, ठीक है। मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव साइड्स बराबर लेकिन 2 पेयर, ठीक है। तो ऊपर वाली के बराबर, नीचे वाली के बराबर। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि हम आजू बाजू वाली को करेंगे, ऊपर नीचे वाली को नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, ठीक है। तो यहां क्या मिले आपको? यहां आपको 2 पेयर मिले बराबर साइड्स के, ठीक है। तो 2 पेयर मिलना जरूरी है। अब वो चाहे आप ऊपर नीचे से लाएं या फिर आजू बाजू से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 पेयर होने चाहिए। चलिए
अगला हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ट्रेपेजियम में एक पेयर था पैरेलल, ठीक है। पैरेललोग्राम में कंपलसरी दोनों पेयर होंगे पैरेलल, मतलब दोनों साइड्स, चारों साइड्स में दो पेयर बन जाएंगे पैरेलल साइड्स के, ऊपर वाली नीचे वाली के पैरेलल, आजू वाली बाजू वाली के पैरेलल, और चारों साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है, मतलब दो दो के पेयर में। ये आपको समझ होना चाहिए। चलिए अब अगला है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम में चारों साइड्स बराबर नहीं होती, पेयर होते हैं दो दो के, सिंपल। चलिए अब आगे, A rectangle is a parallelogram in which one angle is of 90 डिग्री है। ये जीरो ज्यादा आ गया है, इसको ऊपर ले भेज देंगे हम। तो ये इसके कहने का मतलब वो ये है, मतलब ये है कि रेक्टेंगल कौन होता है? रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। सर इसमें तो वन एंगल लिखा है, आप कैसे बोल रहे हो चार एंगल? प्रभु जब एक एंगल 90 हो जाएगा तो अल्टीमेटली बाकी सारे एंगल भी 90 हो जाते हैं। इसीलिए हम इससे लिखते ऐसे हैं कि वन एंगल इज 90, बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम जो टेढ़ा होता है अक्सर उसको अगर आप सीधा कर देंगे एकदम तो एंगल हो जाएंगे 90, और तो सीधा वाला पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए तो सीधा वाला पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रेक्टेंगल, इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। कृपया अपने परीक्षा में ऐसी परिभाषा लिख के अपने शिक्षक महोदय को दुखी ना करे, मतलब जो आपके स्कूल के टीचर है। चलिए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज, फिर से ये 90 100 आ गया, ये होगा 90 डिग्री। कहने का तात्पर्य ये है कि स्क्वायर एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसमें साइड्स भी बराबर होती है और एंगल भी 90 होते हैं। तो स्क्वायर बेसिकली रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। इन अ पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम में कौन कौन सी खूबियां होती हैं ये भी देख लेते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब है पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने और आजू बाजू की साइड्स बराबर, आमने सामने वाले एंगल्स बराबर, पड़ोसी एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स मतलब पड़ोसी एंगल्स का, क्या यहां लिखा ही नहीं लेकिन वो भी होता है क्या? एडजेसेंट एंगल्स मतलब पड़ोसी एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। सर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब डायगोनल्स अपने दो हिस्से बराबर हिस्से करेंगी। उदाहरण के तौर पे यदि ये ABCD है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, तो A से C जोड़ दो, B से D जोड़ दो, ये वाली डायगोनल का हिस्सा इस डायगोनल के हिस्से के बराबर, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर। तो अपने ही जैसे दिखने वाले डायगोनल के हिस्से के बराबर होती हैं तो इसको कहते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। अब जो OB और OD है वो एक ही डायगोनल का हिस्सा है, मतलब BD डायगोनल का, तो सेम डायगोनल के दो हिस्से और दोनों हिस्से बराबर, इट इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग, ठीक है। कुछ यूं समझ लें कि एक ही डायगोनल के जो दो हिस्से होंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, इन अ रोम्बस डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम में जब डायगोनल्स टकराती हैं तो उसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता, कुछ भी एंगल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द पैरेललोग्राम। परंतु किंतु रोम्बस में हमेशा जब भी डायगोनल्स आपकी इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप यहां देखते हैं तो ये एंगल हमेशा 90 ही होगा। आई होप इट लुक्स लाइक रोम्बस, इफ इट डजंट देन आई एम सॉरी बिकॉज आई हैव ओनली दिस पेन। चलिए उसके बाद, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की डायगोनल्स बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलैटरल यूनिकली, ठीक है। अब 5, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन ये अगले चैप्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्या कहता है ये कि 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलैटरल यूनिकली। आपको किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पहचानने के लिए या बनाने के लिए
कोई भी 5 मेजरमेंट चाहिए होते हैं। सर वैसे कितने होते हैं? वैसे देखा जाए तो 4 साइड्स, 4 एंगल और 2 डायगोनल, तो कितने हो गए? 10। पर ये कितने बोल रहा है कि 5 से ही आपका काम हो जाता है। यहां देख लीजिए, अब इन्होंने बताए हैं वो 5 तरीके या वो 4 तरीके जिसका यूज करके हम इजीली किसी भी क्वाड्रिलैटरल को बना सकते हैं। प्रथम, अ क्वाड्रिलैटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स एंड डायगोनल इज गिवन। आपको क्वाड्रिलैटरल बनाने के लिए कुछ तो डायमेंशंस चाहिए होंगे, तो जो मिनिमम डायमेंशन रिक्वायर्ड है उसमें एक तरीका या तो 4 साइड बता दो और एक एंगल और एक डायगोनल बता दो, हम अपना काम कर लेंगे। क्या चाहिए हमें? 4 साइड्स और एक डायगोनल। वैसे कितने होते हैं? 4 साइड्स, 4 एंगल और 2 डायगोनल। पर हमें इतना सब नहीं चाहिए, हमें खाली आधी जानकारी, मतलब 5 चीजें बता दो, हम आसानी से अपना क्वाड्रिलैटरल बना लेंगे। इसके बाद एक और तरीका यह भी है कि अगर आपको 4 साइड्स नहीं पता, आप कोई भी 3 साइड्स बता दो और दोनों डायगोनल बता दो, तो ये भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साइड और 2 डायगोनल। पहले क्या था? 4 साइड 1 डायगोनल, फिर हो गया 3 साइड 2 डायगोनल। अब आगे देख लीजिए, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ इट्स 2 एडजेसेंट साइड्स एंड द एंगल्स आर गिवन। ठीक है, तो अब उन्होंने कर दिया 2 साइड्स और 3 एंगल, तो हम यहां पे लिख देते हैं एंगल्स, यहां लिख रहे हैं साइड, यहां लिख रहे हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो पहले वाले केस में एक भी एंगल नहीं चाहिए था, दूसरे वाले में भी नहीं चाहिए, तीसरे वाले में 3 एंगल, 2 साइड और एक भी डायगोनल नहीं चाहिए। चौथे वाले में आपको 3 साइड चाहिए और 2 एंगल चाहिए, डायगोनल नहीं हो तो भी चलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन केस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर वो स्पेशल केस है, मतलब रोम्बस, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का है, तब तो आपको और भी कम जानकारी चाहिए होती है। एंड रिमेंबर, ये क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में है जिनका शेप कुछ फिक्स नहीं है, पैरेललोग्राम के बारे में नहीं है। पैरेललोग्राम में भी आपको इजी हो जाता है ड्रॉ करना अगर आपके पास एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है तो भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर बनाने के लिए आपको खाली एक साइड चाहिए बस, और पूरा स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको खाली 2 साइड चाहिए और रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको 2 साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। परंतु किसी क्वाड्रिलैटरल को बनाने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल का शेप कुछ फिक्स नहीं हो सकता। लाइक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, उसमें आप जज कर सकते हो कि शेप कैसा होगा, पर इसमें आप जज नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं कर रहा हूं अपनी स्क्रीन का कचरा साफ और हम मूव कर रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि शायद एग्जांपल्स है। सो विद दिस वी स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, और हमारा पहला एग्जांपल है जहां पे हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो यहां आप ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है आपसे एग्जाम, पहले क्वेश्चन में एग्जांपल्स के कि आपको बताना है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। किसी भी पॉलीगन में कितनी डायगोनल्स होंगी ये आपको बताना है। अब ये चेक करने का तरीका कैसा है, तो इसका जो फॉर्मूला है उसको अगर मैं आप सिखाऊं आपको, थोड़ा यहां ध्यान देना कि एग्जांपल के तौर पे ये आपका एक पॉलीगन है जिसको आप सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, अब इसमें अगर आपको डायगोनल ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो सारे पॉइंट से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर n पॉइंट्स का पॉलीगॉन है तो n जगहों से डायगोनल ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, और हर जगह से एक नहीं 2-3 डायगोनल्स निकलेंगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द पॉलीगॉन। तो n जगह से n डायगोनल्स, ठीक है, मतलब n पॉइंट से डायगोनल निकलेगी। हर पॉइंट से कितनी डायगोनल निकलेगी? सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1 और 1 2 डायगोनल। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, हर पॉइंट से कितनी डायगोनल निकलेंगी ये ज्ञात होने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी पॉलीगॉन में सपोज n पॉइंट्स या n वर्टाइसेस है, ठीक है, उसमें से हर एक पॉइंट को जितनी डायगोनल निकालनी है वो पता लगाने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि डायगोनल कहां कहां जाएगी। तो डायगोनल जिस पॉइंट से निकल रही है उस पॉइंट पे नहीं आएगी, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे थोड़ी घूम के वापस आएगी, तो एक वो पॉइंट हट गया। ठीक है, फिर जो उसके एक इस तरफ है उस पॉइंट पे नहीं जाएगी, तो एक वो पॉइंट हट गया। फिर उसके एक इस तरफ,
ठीक, दोनों साइड्स होंगे ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, क्लोज्ड कर्व है तो दोनों साइड का एक एक पॉइंट हट गया जहां पे डायगोनल नहीं बनेगी, बाकी सारे पॉइंट्स पे डायगोनल बनेगी। तो जितने भी वर्टाइसिस थे, तो एक फिगर में अगर n साइड्स हैं तो होंगे n वर्टाइसिस, ठीक है, n वर्टाइसिस, उसमें से कितने पे डायगोनल नहीं जाएगी, तो 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पे डायगोनल नहीं जाएगी। क्या आपको यह समझ में आया? एक बार फिर से, उदाहरण के तौर पे आपके पास कोई एक पॉलीगॉन है जिसमें n साइड्स हैं, ठीक है, तो n वर्टाइसेस होंगी, कितनी वर्टाइसेस? n वर्टाइसेस। अब हर एक से डायगोनल निकलने का अधिकार है तो इसलिए n होना चाहिए, तो कितने पॉइंट से डायगोनल निकलेगी? n पॉइंट से। हर एक पॉइंट से कितनी निकलेगी? सर हर एक पॉइंट से डायगोनल निकलेगी वो खुद के पास नहीं आएगी, तो एक वो पॉइंट हट गया, एक पॉइंट उसके इस तरफ है वो पॉइंट हट गया, एक पॉइंट इस तरफ है वो भी पॉइंट हट गया, तो ये 3 पॉइंट्स जो है वहां पे डायगोनल नहीं जाएगी, बाकी हर एक पॉइंट पे जो कितना भी दूर हो उन सब तक डायगोनल जाएगी, इसलिए n-3 डायगोनल्स बनेंगी। तो टोटल कितनी डायगोनल बनेंगी? सर हर एक पॉइंट से n-3 डायगोनल्स, तो मतलब अगर 4 पॉइंट हैं तो कितनी डायगोनल हर एक से? 4 - 3 मतलब 1 डायगोनल, ठीक है। अगर 5 हैं तो हर एक पॉइंट से कितनी? 5 - 3 मतलब 2 डायगोनल, तो अगर 5 पॉइंट है तो हर एक से 2 मतलब हो गई 10। परंतु किंतु डायगोनल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ती है, तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि आपने AC डायगोनल बनाई, ठीक है, तो वो A के लिए भी है और C के लिए भी है, ठीक है। तो जब आप डायगोनल गिनेंगे तो A के लिए और C के लिए सेम डायगोनल गिनी जाएगी, इसलिए डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो जो डायगोनल A से निकलेगी वही डायगोनल C से भी निकलेगी, तो जब आप नॉर्मल काउंटिंग कर रहे हैं तो आप ये दोनों को काउंट कर रहे हैं, पर वो है तो एक ही, इसलिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, एंड इसीलिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है ऑप्शन C। एक बार फिर से, क्या होता है सर, किसी भी पॉलीगॉन में अगर n साइड्स हैं तो कितनी वर्टाइसिस होंगी? n वर्टाइसिस होंगी, बिल्कुल ठीक। अब हर एक वर्टाइस से कितनी डायगोनल निकलेंगी? सर वो सारे वर्टाइसिस को टच नहीं करेगा, वो 3 वर्टाइसिस को छोड़ देगा। कौन सी 3? एक तो वो स्वयं को छोड़ देगा, इसके अलावा अपने आजू बाजू वाले एक एक पॉइंट को छोड़ देगा, तो 3 पॉइंट्स को वो नहीं टच करेगा, बाकी सबकी तरफ वो डायगोनल बनाएगा, इसलिए n-3 डायगोनल्स बनाएगा हर एक पॉइंट, तो टोटल हो जाएंगी n × n-3। और डिवाइड बाय 2 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो डायगोनल A से C तक जा रही है वही डायगोनल C से A तक आएगी, तो सेम डायगोनल ही है, तो उसको आपको 2 बार नहीं बनाना है, तो आप एक ही के लिए काउंट करेंगे, इसलिए डिवाइड बाय 2। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं यहां पे क्लियर, एंड हमारा फॉर्मूला है n × n-3/2। आप चाहें तो वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल, पेंटागन में कितनी होती है? 5 × 5 - 3 मतलब 5 2 10, 10/2, 5 डायगोनल्स, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट करके और ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। चलिए, स्क्रीन होती है क्लियर, एंड हम मूव करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर इन रेशियो ऑफ 3 7 6 4। आपको 4 एंगल्स का रेशियो दिया है सेम ऑर्डर में, मतलब A जो एंगल है वो है 3x, B एंगल है 7x, ठीक है, C एंगल है 6x और D एंगल है 4x। तो आपको बताना है ये किस टाइप का पॉलीगॉन है। वो पता लगाने के लिए पहले तो हमें इन एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो कैसे हम पता लगाएंगे? सर चारों हमारे जो एंगल्स है उनका सम होता है 360 डिग्री, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 360 डिग्री, बिल्कुल ठीक। ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 20x विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइड बाय 20, मतलब x हो जाएगा कितना? 18 डिग्री। x कितना? 18, तो एंगल हो जाएगा 18, 3 मतलब कितना? 8 3 24, 4 यहां 2 ऊपर, 3 1 3 4 5 54, 18 7 7 8 56, 6 यहां 5 ऊपर, और 7 7 8 9 10 11 12 126,
क्या ये सही है? यस सर। 6 इंटू 18 कितना होगा? 6 8 जा 48, 8 है यहाँ 4 ऊपर, 6 1 6 7 8 9 10 108। 18 इंटू 4 कितना होगा? 8 4 जा 32, 2 यहाँ 3 ऊपर, 4 1 4 5 6 7 72 डिग्री ये होना चाहिए। चलिए, तो चारों एंगल्स की वैल्यू आपको मिल गई है, परंतु किंतु अभी आपको बताना है कि एक काइट है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस या ट्रेपेजियम है। अब यहां ध्यान दें, इन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पर यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इन दोनों को हम लोग नहीं गिनेंगे। अब काइट या ट्रेपेजियम में आपको देखना है, तो काइट के केस में हम साइड्स की बात करते हैं, एंगल्स की बात नहीं करते। सर ट्रेपेजियम में भी हम एंगल्स की बात कहां करते हैं? पर ट्रेपेजियम में हम ये जरूर बोलते हैं कि एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, विच मींस कि उसके कोई दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कैसे? यहां देखिए, ये हमारा क्या है? ट्रेपेजियम है। ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां पे देखना, ये लाइन इसके पैरेलल, ये सर क्योंकि आपने बोला कि ट्रेपेजियम में एबीसीडी, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है। इन दैट केस कैन आई से एंगल ए और एंगल डी को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए? यस सर। क्यों? बिकॉज जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो अंदर के एंगल्स का सम जो कि एक तरफ है, तो ऐसे एंगल जो कि एक तरफ हैं और अंदर हैं, उनका सम कितना होता है? 180 होता है। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ए और डी को या बी और सी को, ठीक है, तो हमें वो चेक करना है क्या इनका सम उतना ही आ रहा है। तो हम नेमिंग देखेंगे अगर, तो ए बी सी डी। अब यहां ध्यान दो, ठीक है, ए की वैल्यू है कितनी? 54, बी की वैल्यू 126, इधर सी की वैल्यू कितनी है? 108, ठीक है, एंड डी की वैल्यू कितनी? 72। क्या इनको जोड़ने पे आपका ट्रेपेजियम बन रहा है? वो ध्यान से बताइए। सर लेकिन सी की वैल्यू 108 हम ड्रॉ कैसे करेंगे? वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए छोटा है, तो वो नेमिंग हमने थोड़ी सी 19-20 की, अगर मैं एग्जैक्ट नेमिंग करूं इसकी, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, क्योंकि आपको बड़े एंगल्स ऊपर चाहिए, छोटे एंगल्स नीचे आएंगे, तो कुछ इस प्रकार बनेगा कि ए छोटा एंगल, बी बड़ा एंगल, सी बड़ा एंगल और डी छोटा एंगल, ठीक है। अब सही है। अब ए और बी हो सकते हैं 54 एंड 126, यस सर। बी और डी हो सकते हैं 108 और 72, यस सर, ठीक है। अब आप देखिए, तो अब आप बोल सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू AD, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा हमारा आंसर। काइट नहीं बोल सकते, क्योंकि काइट में अपोजिट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड्स का पेयर बराबर होता है, जो कि यहां पे हमें नहीं दिख रहा है। चलिए, ये होता है हमारा एग्जाम्पल 2 समाप्त। हम मूव करेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 3 हमारा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलैटरल की डायगोनल्स अगर राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है, उसे आप क्या कहेंगे? सर अगर डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, तो इसीलिए उस क्वाड्रिलैटरल को हम क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे, क्योंकि उसकी डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा एमसीक्यू सॉल्व, इजी था ये वाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जांपल 4 क्या है हमारा? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज, किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? सर फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, तो क्वाड्रिलैटरल की 4 साइड्स, तो 4 - 2 इंटू 180 करेंगे हम, सॉल्व करेंगे इसको तो 2 इंटू 180 आएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे तो 360 डिग्री आना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर एग्जांपल 4। चलिए एग्जांपल 5, इन अ स्क्वायर एबीसीडी द डायगोनल्स मीट एट पॉइंट O, तो ये जो AOB ट्राइंगल बना है वो कैसा ट्राइंगल होगा? हम एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्क्वायर, ठीक है, तो ABCD पॉइंट O, तो AOB जो ट्राइंगल है उसके बारे में आपको बताना है। अब स्क्वायर क्योंकि एक रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी, उसमें सारी प्रॉपर्टीज होती है किसकी? स्क्वायर रोम्बस की भी और रेक्टेंगल की भी।
तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, AOB 90 डिग्री होगा, बिकॉज रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्योंकि स्क्वायर भी एक टाइप का रोम्बस है तो उसमें ये प्रॉपर्टी भी होगी। तो वो ऑप्शन जहां पे हमें ये दिख रहा है कि राइट एंगल होगा, हम उसको मार्क कर सकते हैं। परंतु किंतु एग्जाम में कई बार ऐसे ये भी आ सकता है इन ऑप्शन की जगह कि आइसोसेलेस राइट एंगल की जगह दे कैन से दैट इट इज ओनली अ राइट एंगल, ठीक है, या फिर इट इज एन इक्विलैटरल राइट एंगल। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भाई इक्विलैटरल में क्या होता है, एंगल 60 होता है, राइट एंगल कैसे हो जाएगा। तो आइसोसेलेस है या फिर कोई सिर्फ ओनली राइट एंगल ट्राइंगल है, वो कैसे हम जज करते हैं। तो भाई साहब स्क्वायर में रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है। तो मतलब AC और BD की लेंथ सॉरी, तो AC और BD की लेंथ बराबर होती है, विच मींस कि AO और BO की लेंथ भी बराबर होगी। सर कैसे, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी, तो जब पूरी पूरी डायगोनल्स बराबर हैं तो उनका आधा आधा हिस्सा भी बराबर होना चाहिए। तो A और BO को भी बराबर होना चाहिए, इसलिए वो क्या होगा, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। क्योंकि A और BO बराबर हैं, तो ये किसकी वजह से आया, ये आया रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की वजह से। AO जो एंगल है वो 90 है, वो कहां से आया, वो आया रोम्बस की प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल 6 है हमारा कि ABC इज अ क्वाड्रिलैटरल, ABC एक क्वाड्रिलैटरल है, इन विच AB इज 5, CD is 8 and the sum of angles A and D is 180 degree. What is the name of this quadrilateral? इस क्वाड्रिलैटरल को आप क्या नाम देना चाहेंगे? अब जरा यहां ध्यान दीजिए। तो AB की वैल्यू है 5, CD की वैल्यू है 8, तो मैंने ऐसा कुछ बना दिया। कैसा दिख रहा है ये क्वाड्रिलैटरल? ये दिख रहा है थोड़ा ट्रेपेजियम जैसा, पर हम श्योर होने के लिए ये पॉइंट भी देख लेते हैं। तो ABCD, अब क्योंकि एंगल A और एंगल D को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, मतलब आई कैन बी 100% श्योर कि AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाता है तो उसे आप क्या बोलते हो, ट्रेपेजियम बोलते हो। पैरेललोग्राम बनने के लिए दूसरा पेयर भी होना चाहिए पैरेलल, जिसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है। तो गिवन जानकारी के हिसाब से ये ट्रेपेजियम तो है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं हम। रुक्मणी हैज अ फार्म लैंड इन विच इज अ ट्राइंगुलर इन शेप, ठीक है। तो रुक्मणी जी जो है उनके पास एक फार्म लैंड है जो कि किस शेप का है, ट्राइंगल शेप का है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन एन ऑर्डर ऑफ द फार्म लैंड। आपसे पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उसका सम कितना होगा। तो सर जो हमारा ट्राइंगल है वो भी एक पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन का नियम होता है कि कैसा भी पॉलीगॉन हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, उसका सम हमेशा कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है। तो इस एग्जांपल में भी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सी, मतलब 360 डिग्री। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई समस्या मन में? नो सर। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। हाउ मेनी साइड डज एन ऑक्टागन हैव? एक ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? देखो ऑक्टागन वर्ड जो आता है वो आता है ऑक्टोपस से, और ऑक्टा वर्ड होता है 8 के लिए, इसीलिए ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, तो ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए ऑक्टागन में कितनी साइड्स? 8 याद रखिएगा, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। डेकागन में कितनी, नोनागन में कितनी, सेप्टागन में कितनी, हेप्टागन में कितनी, वो सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 से 13 में हमें क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है एंड ट्रू और फॉल्स दोनों करना है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल 9 में बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट डैश एंगल्स। ये हमने पढ़ा है कि किसी भी रोम्बस की डायगोनल्स उसको किस एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पे, जिसे हम मैथ्स की भाषा में राइट एंगल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। मतलब कितना होगा उनके बीच का एंगल, 90 डिग्री होगा। चलिए ये हो गया हमारा पहला फिलअप सॉल्व। दूसरा फिलअप देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 10।
For getting diagonals through vertex A of a pentagon ABCDE, A is joined to। अब जो हमने MCQ किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, तो ये हमारा पॉइंट A हो गया, मान लीजिए इधर BCDE, ठीक है, तो ABCDE, या फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे हम, तो ये हो गया पॉइंट C ABCDE ना। हाँ, तो फ्लो में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब यहां ध्यान दें, जैसा कि मैंने फॉर्मूले के वक्त बताया था कि A को डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट और छोड़ने पड़ेंगे अलोंग विथ हिमसेल्फ, तो कुल मिला के उसको 3 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। तो A, B और E ये तीनों पॉइंट छोड़ के वो बाकी दोनों पॉइंट्स की तरफ डायगोनल ड्रॉ कर सकता है। तो कौन कौन से पॉइंट की तरफ करेगा? टू C एंड D, टू C एंड D, ठीक है। क्या कोई समस्या मन में? तो A से कितनी डायगोनल निकली? 2। अगर आप वो फॉर्मूला भी चेक करेंगे तो 5 -3 मतलब कितनी डायगोनल? एक पॉइंट से 2। ऐसे कितने पॉइंट हैं? 5, तो 5 × 2। लेकिन यहां पे डबल काउंटिंग हो जाएगी क्योंकि A से लेकर C तक की डायगोनल और C से लेकर A तक की डायगोनल एक ही है, तो उसको 2 बार बनाने से कोई फर्क नहीं, इसलिए डिवाइड बाय 2 करके हमारा आंसर आता है 5। तो किसी भी पेंटागन में कितनी डायगोनल होती हैं? 5। पर अगर यहाँ पे एक पॉइंट की बात हो रही है तो वो किसको ज्वाइन करेगा? तो A से C और A से D। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, तो यहाँ पे कहते हैं स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 10, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ यूनिक क्वाड्रिलैटरल एटलीस्ट कितने मेजरमेंट चाहिए? कम से कम हमने देखा था सर क्वाड्रिलैटरल के लिए 5 मेजरमेंट्स चाहिए कम से कम, उससे कम में बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस बनाने का ऑप्शन है, तब आपके पास कम जानकारी से आप बाकी जानकारी निकाल सकते हैं, परंतु किंतु सामान्य केसेस में क्वाड्रिलैटरल बनाने के लिए 5 मेजरमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। कैसे? 4 साइड, 4 एंगल, 2 डायगोनल, तो आधे तो कम से कम चाहिए होंगे। चलो, एग्जांपल नंबर 12 है हमारा, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल एट बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल की डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? सर, अगर किसी क्वाड्रिलैटरल की डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं तो उसे हम रोम्बस बोलते हैं, क्योंकि ये रोम्बस की खूबी है कि उसकी डायगोनल्स हमेशा राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारा, जो कह रहा है आपसे द डायगोनल्स ऑफ डैश इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स। किसके डायगोनल्स राइट एंगल पे इंसेक्ट करते हैं? ये भी ऑलमोस्ट पिछले जैसा ही हो गया। तो डायगोनल्स ऑफ डैश इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स, यहां पे आप रोम्बस लिखेंगे, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो काइट के डायगोनल्स भी राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रोम्बस, काइट, स्क्वायर के भी डायगोनल्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप ये तीनों लिख सकते हैं क्योंकि तीनों के डायगोनल, बस जब आप रोम्बस लिख रहे हैं तो स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रोम्बस ओनली। तो जब देखो पिछले वाले में बाइसेक्ट बोला था, ठीक है, इस वाले में इंटरसेक्ट बोला, दोनों में फर्क है। बाइसेक्ट करना मतलब बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो बाइसेक्ट भी करेगा। तो इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स वो तो रोम्बस और काइट दोनों के करते हैं, ठीक है। पर बाइसेक्ट करना डायगोनल्स को वो खाली रोम्बस में होता है, काइट में नहीं होता। काइट में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। काइट में ये होता है कि एक डायगोनल होती है बाइसेक्ट, दूसरी नहीं होती, लेकिन वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे मीट करते हैं, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, ठीक है। तो रोम्बस या काइट आप आंसर में लिख सकते हैं। मोर एप्रोप्रिएट वुड बी बोथ द आंसर्स, क्योंकि दोनों की अलग अलग थोड़ी सी खूबी है, और ऐसे कई बार कहा जाता है कि रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ काइट, तो आप दोनों मेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर इनकम्प्लीट नहीं है। आपने रोम्बस एंड काइट लिख दिया तो आपका आंसर इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल आंसर अगर कभी एमसीक्यू आता है तो काइट मार्क करें। अगर एमसीक्यू में काइट और रोम्बस दोनों को ऑप्शन है तो ऐसा भी ऑप्शन होगा कि जिसमें दोनों ऑप्शन को साथ में मार्क कर सकते हैं, ठीक है। पर यदि ऐसा नहीं है तो काइट मार्क करेंगे आपका फर्स्ट प्रेफरेंस।
अगर रोम्बस ऑप्शन है तो रोम्बस मार्क करिए, पर अगर काइट और रोम्बस में चूज करना है तो फिर काइट चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में रोम्बस को भी एक तरीके से काइट ही माना गया है, काइट का एक रूप ही माना गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर रोम्बस या काइट, पर ज्यादा बेटर आंसर काइट लिखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। इंटरसेक्ट है तो, अगर बाइसेक्ट होगा तो फिर रोम्बस ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट में तो रोम्बस ही आएगा, पर अगर इंटरसेक्ट बोल रहा है तो फिर आप काइट लिख सकते हैं या काइट ही लिखेंगे। चलिए, अगला एग्जांपल नंबर 14 से लेकर 23 में ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, हम रीजन भी फाइंड करेंगे। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन ही क्या होती है, इट इज अ पैरेललोग्राम हैविंग एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा अपने आप हो जाएंगे 90, पर एक एंगल तो होना ही चाहिए 90। तो विथ वन एंगल 90 डिग्री, विथ ऑल द एंगल्स 90 डिग्री, विथ एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री, वो सब एक ही बात कहते हैं कि वो रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब क्या लिखते हैं, और रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री। तो आपने जब डेफिनेशन में लिख दिया पैरेललोग्राम, तो ऑब्वियसली बात है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एग्जांपल 15 में हमारा स्टेटमेंट क्या है, एवरी रोम्बस इज अ काइट, यस, क्योंकि रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं। अब चारों साइड्स बराबर हो जाती हैं, ये तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, काइट की परिभाषा क्या होती है कि एडजेसेंट साइड्स का पेयर बराबर होना चाहिए। तो रोम्बस में वो चीज तो होती है, पर रोम्बस काइट से एक कदम आगे निकल गया कि भाई साहब सिर्फ दो पेयर नहीं, हम चारों साइड्स को बराबर कर देंगे। तो उसमें काइट की प्रॉपर्टीज तो है, मतलब वो काइट होने की जो परिभाषा है उसको तो पूरी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी उसके पास। तो काइट होने की परिभाषा वो पूरी कर रहा है, इसलिए उसकी स्टेटमेंट हो जाती है ट्रू, क्योंकि काइट की परिभाषा क्या है कि दो पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, दो पेयर चाहिए, और यहां तो आपको दो पेयर का, यहां तो आपको चार पेयर मिल जाएंगे। कि भाई किस तरीके से, तो अगर आप रोम्बस को देखते हैं तो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, देन ये दोनों आपस में बराबर, आमने सामने वाली बराबर, सब एक दूसरे के बराबर है। तो आपको काइट की आराम से परिभाषा पूरी करने का जगह मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्रमांक 16 कह रहा है हमारा, एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। अब ये काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है कई बार, क्या हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम की परिभाषा है कि आपको एक पेयर चाहिए पैरेलल साइड्स का। ठीक है, क्या चाहिए आपको, एक पेयर चाहिए। पैरेललोग्राम में कितने पेयर मिलते हैं सर, पैरेललोग्राम में दो पेयर मिलते हैं। क्या ट्रेपेजियम कहता है केवल एक पेयर चाहिए, नहीं सर, वो कहता है एक पेयर चाहिए। और यहां पे आप पैरेललोग्राम में दो पेयर दे रहे हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं, कुछ कम नहीं दे रहे हैं। तो मतलब हर एक ट्रेपेजियम या हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है, क्योंकि वो ट्रेपेजियम की परिभाषा पूरी करता है। और ट्रेपेजियम की परिभाषा में कहीं ये नहीं लिखा है कि केवल एक ही पैरेलल साइड होना चाहिए, एक ही पेयर होना चाहिए। ट्रेपेजियम की परिभाषा में लिखा है कि एक पेयर तो होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे एटलीस्ट वर्ड थोड़ा हिडन है या फिर नहीं लिखा जाता है, पर एक पेयर होना चाहिए, इतनी कंडीशन है। और पैरेललोग्राम में तो दो पेयर हैं, तो आपने एक मांगे, हम दो दे रहे हैं, कुछ कम थोड़ी दे रहे हैं भाई साहब, तो काहे गुस्सा करेंगे। चलिए एग्जांपल 17, एवरी काइट इज ट्रेपेजियम, नो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स। हर काइट ट्रेपेजियम होता है ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि हो सकता है सामने वाली साइड्स पैरेलल ना हो। तो ऐसे बहुत सारे काइट्स मिल जाएंगे हमें जो कि एक दूसरे एडजेसेंट साइड्स होंगे पर बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया, यस सर। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एवरी काइट इज अ पैरेललोग्राम, नहीं, हर काइट पैरेललोग्राम नहीं होती, क्योंकि काइट की परिभाषा में कहीं भी पैरेलल लाइंस का विवरण नहीं है। ठीक है, हमने नहीं बताया कि क्या किसी पैरेललोग्राम में, किसी काइट में साइड्स पैरेलल होती हैं। हम कभी भी काइट को डिफाइन करते समय पैरेलल साइड्स का विवरण नहीं देते हैं। तो जब हम पैरेलल काइट साइड्स मेंशन ही नहीं करते तो हम कैसे बोलेंगे कि वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि काइट की परिभाषा में पैरेलल लाइंस का विवरण नहीं है। चलिए एग्जांपल 19 कह रहा है हमसे, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं,
रेक्टेंगल की डायगोनल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं सर? वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये हमने पढ़ा है, पर वो परपेंडिकुलर होती है ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है। और अगर उसकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो जाती है तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। सर अगर वो स्क्वायर बन जाता है तो स्क्वायर भी तो एक टाइप का रेक्टेंगल है ना, मतलब डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर इन सम केसेस। क्या बोला आपने? सम केसेस। कुछ केसेस में ऐसा होता है, पर किसी स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए सारे केसेस में एप्लीकेबल होना पड़ेगा। ठीक है, आप 100 बार सच बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार झूठ बोल दो तो आप झूठे कहलाओगे क्योंकि आपने एक बार झूठ बोल दिया। तो अगर ऐसा एक भी केस मिल जाता है जहां पे स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको फॉल्स ही लिखना पड़ेगा। और यहां तो मैं ऐसे 10 केस ला दूंगा जहां पे रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते। ओके, चलिए एग्जाम्पल 20 हमारा जो कि एक और ट्रू और फॉल्स है, क्या बोल रहा है इसको हटा देते हैं हम। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ यूनिक पैरेललोग्राम लेंथ ऑफ ओनली 2 साइड्स शुड बी गिवन। अब अगर आपको 2 पैरेलल साइड्स की लेंथ पता है या फिर आपको 2 एडजेसेंट साइड्स की लेंथ भी पता है तो भी आप पैरेललोग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। आपको एटलीस्ट एक एंगल पता होना चाहिए ताकि आप बाकी एंगल्स निकाल के ड्रॉ कर पाए, या फिर कोई एक डायगोनल पता होनी चाहिए ताकि आप बाकी सारी चीजों को निकाल पाए। तो 2 साइड्स की मदद से हम बाकी 2 साइड्स निकाल सकते हैं, परंतु एक डायगोनल या फिर एक एंगल तो चाहिए ही होगा, उसके बिना हमारा काम हो पाना असंभव है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, कि केवल 2 साइड्स के लेंथ से नहीं हो पाएगा। और अगर 2 साइड्स एडजेसेंट नहीं है, अपोजिट है, फिर तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 21 है हमारा कि आपको बताना ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है या नहीं है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व में हम पहले देखते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व। सर क्लोज मतलब जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो क्लोज्ड कर्व इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम नहीं बता सकते, तो ये क्लोज कर्व तो अब सिंपल है कि नहीं है? सर सिंपल कर्व में ओवरलैप नहीं होता। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 काफी जगह पे ओवरलैप हो रहा है, तो मतलब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कहा जा सकता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। एग्जांपल 22 इज इट अ कॉनकेव पॉलीगॉन। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का डिफरेंस होता है डायगोनल के बेसिस पे। यदि किसी भी पॉलीगॉन की डायगोनल्स उसके निर्धारित क्षेत्र से बाहर जा रही हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। तो इस केस में यदि आप यहां ऊपर डायगोनल बनाएंगे तो वो निर्धारित क्षेत्र से बाहर जा रही है, इसीलिए ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। अगर निर्धारित क्षेत्र के अंदर रहती तो उसको आप कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अगला देख लेते एग्जांपल 23 क्या बोल रहा है हमसे? अ ट्राइंगल इज नॉट अ पॉलीगॉन। क्यों सर? ट्राइंगल क्या क्लोज्ड कर्व होता है? यस। क्या सिंपल क्लोज कर्व होता है? यस। क्या वो पॉलीगॉन होता है? यस, इट इज अ पॉलीगॉन। तो ट्राइंगल इज नॉट अ पॉलीगॉन, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अगर होता ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन तो हमारा आंसर होता ट्रू। तो कृपया स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छे से अपना जवाब लिखें। एक शब्द के होने या न होने से आपका स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो जाता है, तो एकदम ध्यान पूर्वक अपने प्रश्नों का उत्तर दें। एग्जाम्पल क्रमांक 24 है हमारा। द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P and Q रिस्पेक्टिवली। पहले इतना काम कर लेते हैं, क्या एक बार में बहुत सारा काम करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, ठीक है, तो ये हमने बना दिया, मान लीजिए ABCD है ना, तो ये हो गया ABCD। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो ये रहा है कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं किसको? AB और CD को इनटू द पॉइंट्स P and Q रिस्पेक्टिवली। तो आपने AB और CD को एक्सटेंड किया है टू पॉइंट्स P और यहां पे हमने CD को एक्सटेंड किया टू पॉइंट Q। सर आपको कैसे पता इस तरफ एक्सटेंड करना है, उस तरफ नहीं? देखो लिखा है AB को एक्सटेंड किया, AB को एक्सटेंड किया, ठीक है, और यहां पे CD को एक्सटेंड किया, तो CD को एक्सटेंड किया हमने आगे। एंड आपको बताना है क्या कि ADQ मतलब ये एंगल
इज प्लस एंगल CBP, मतलब ये एंगल बराबर है एंगल A और एंगल C को जोड़ने पर जो आएगा उसके। और यदि ऐसा है तो आपको रीजन देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसमें बना देंगे एक डायगोनल, जिससे हमारा सवाल सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है इस ट्रायंगल ADC पे। आपने एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यस सर, क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल? सर, अगर आप किसी ट्रायंगल को एक तरफ से आगे बढ़ा दे सेम दिशा में, तो जो एंगल बनता है उसको आप बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल ठीक। तो यहां पे ADQ क्या है? एक्सटीरियर एंगल। अब आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर किसी भी दो अंदर के एंगल्स का सम इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल A के ये वाले हिस्से और एंगल C के इस वाले हिस्से को जोड़ने पे जो वैल्यू मिलेगी हमें, वो यहां पे इस बाहरी एंगल के बराबर होनी चाहिए, जो भी वैल्यू मिलेगी वो, ठीक है। यस सर, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि इन ट्रायंगल, जरा ध्यान देना, ADC, इन ट्रायंगल ADC ADQ इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल। मैंने ये बता दिया कि ये एक्सटीरियर एंगल है। पेन देवी हो गई है खत्म, चल जाइए देवी जी, प्लीज प्लीज बोलो जल्दी। हाँ, तो ये अरे वाह, तुम लोग की दुआओं में असर है। तो ADQ इज एक्सटीरियर एंगल, मतलब क्या है? बाहरी एंगल है। मतलब बाहरी एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम बोल रहे हैं कि एंगल DAC, अर्थात ये वाला एंगल, प्लस एंगल DCA, मतलब ये वाला एंगल, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको? एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, जिसका नाम है एंगल ADQ। और ये होगा बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जो ये कहती है कि अंदर के दो एंगल्स को जोड़ने पे एक बाहर का एंगल मिलता है। क्या ये समझ में आया? यस सर। इसी तरीके से तो मैं लिखा हूं सिमिलरली, इसी तरीके से मुझे एक और जानकारी मिलेगी अब की बार उस तरफ से। तो मतलब अब की बार मैं बोलूंगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ने पे ये बाहरी एंगल मिलेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि एंगल BAC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल PBC, ठीक है, PBC। या अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहें एकदम सवाल के हिसाब से तो CPB ऐसा भी लिख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और क्योंकि आप सेम चीज कर रहे हैं इसलिए ये पूरी जानकारी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें जवाब में ADQ और CBP का एडिशन चाहिए। तो CBP है ये, ठीक है। तो जब इन दोनों का एडिशन चाहिए तो इनको ऐड कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो इन साइड्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो DAC और BAC को जब आप जोड़ देंगे, तो यहां ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं कि DAC और BOC को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा। DAC है इस तरफ का, ठीक है, ये हमने रंग दिया उसको। और BAC किस तरफ का है? तो भाई साहब BAC है इस तरफ का, तो उसको भी रंग दिया। तो ये पूरा है एंगल कौन सा? ये पूरा है एंगल A। तो इन दोनों को जोड़ने पे मिलेगा एंगल A प्लस इन दोनों को जोड़ने पे मिलेगा आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो मतलब पूरा एंगल C। तो एंगल A प्लस एंगल C वुड बी इक्वल टू इन दोनों एंगल्स को जोड़ने का रिजल्ट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आफ्टर एडिंग 1 and 2। तो इसको अगर आप 1 बोल रहे हैं, इसको अगर आप 2 बोल रहे हैं, ब्रैकेट में लिखिए एडिंग 1 and 2। तो क्या हमें हमारा गंतव्य रिजल्ट मिल गया? यस, ADQ प्लस CBP इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C हमने विथ रीजन बता दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, दिस इज इक्वल टू दिस। लास्ट में आप लिख दो यस, देन ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर दो एंड रीजन आप पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। समझ में आया? यस सर। चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच इज एग्जाम्पल नंबर 25 विच सेज दैट
इन इफ AM and CN आर परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक ABCD नामक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर मैं उसको ड्रॉ कर पाऊं तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार होगा। चलिए, तो इसको हम करते हैं इरेज और ड्रॉ करते हैं हमारा पैरेललोग्राम ABCD। तो ये है हमारा ABCD पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी डायगोनल जो है BD, उस पे दो परपेंडिकुलर्स है। तो ये डायगोनल है BD, ठीक है। इस पे दो परपेंडिकुलर्स कौन कौन से, एक होगा AM, दूसरा होगा CN। तो ये हो गया AM जो कि परपेंडिकुलर है और ये हो जाएगा CN। अब आपको बताना है तो ये AM और CN, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है कि BD इधर हो, AC उधर हो, तो डायग्राम थोड़ा अलग बन सकता है, लेकिन उससे आपके समाधान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इस AMD पर क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू CNB। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये आपको और मुझे बताना है। कौन से दो ट्राइंगल, यदि मैं हाईलाइट कर पाऊं अगर किसी अलग पेन से, तो ये ट्राइंगल जो कि आपको पर्पल रंग से दिखना चाहिए, और ये ट्राइंगल जिसको मैं ब्लू रंग से दिखा रहा हूं, पर ये बहुत पतला है, मोटा पेन लेना पड़ेगा जी। चलिए, आशा करता हूं आपको ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे होंगे। यस सर, एक है पर्पल, एक है ब्लू। अब आपको बताना है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट आप कर सकते हैं या कह सकते हैं या फिर नहीं। चलिए, तो हम शुरू करते हैं हमारा सॉल्व करने का तरीका। तो इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CNB, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास काफी सारे अस्त्र शस्त्र हैं। उनमें से हम कुछ का उपयोग यहां करेंगे और अपने समस्या का समाधान निकालेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि भाई साहब AD इज इक्वल टू BC। क्या लिखा मैंने, AD जो कि इस ट्राइंगल का पार्ट है और BC जो कि इस ट्राइंगल का पार्ट है, दोनों बराबर होंगे बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, because they are opposite sides of parallelogram, और in a parallelogram opposite sides are equal। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया? यस सर। अब आपको क्या चाहिए सर, या तो एकाध और एंगल या फिर एकाध और साइड चाहिए। साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एंगल्स को थोड़ा देख लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल CNB? क्या ये करेक्ट है सर, किस हिसाब से? तो प्रभु ये दोनों एंगल हैं 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि आपने ही बोला है कि AM इज परपेंडिकुलर टू BD एंड ऑल्सो CN इज परपेंडिकुलर टू BD। तो मैंने दोनों रीजन लिख दिए। कौन कौन से? मैंने ये भी लिख दिया कि एंगल 90 के बराबर है, और साथ में ये भी लिख दिया कि 90 के बराबर है। ये मुझे कैसे ज्ञात हुआ? तो प्रश्न पत्र में साफ साफ लिखा है कि परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CBN? सर किस हिसाब से? मैंने बोला कि एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CBN, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको काट के आपको अलग से दिखाऊं तो कुछ यूं दिख रहा है ये, और मैं लिख रहा हूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, गिवन दैट ये लाइन इसके पैरेलल है। अब दो लाइंस पैरेलल बीच में है, ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए, आपको क्या मिल गए? आपको दो ट्राइंगल में दो एंगल्स मिल गए और एक साइड मिल गई। और यदि दो ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाते तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं सर? दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। किस नियम के हिसाब से सर? नियम का नाम है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी।
तो AAS कॉन्ग्रुएंसी। क्या कोई समस्या इसमें? और कुछ करना था नहीं, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, हमने वो कर दिए, रीजन के साथ कर दिए, और इसी के साथ हमारा ये सवाल होता है समाप्त। किसी को कॉपी करना है तो मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2, टेक कॉपी डाउन, पॉज करने के बाद अब कर रहा हूं मैं स्क्रीन को क्लियर, एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विथ स्क्रीन क्लियरिंग। चलो एग्जाम्पल नंबर 26 है, ये है कंस्ट्रक्शन, जो हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB और AD बराबर है 5 सेंटीमीटर, BC और CD बराबर है 7 सेंटीमीटर, और BD की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस? ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये आपको बताना है। तो ये हो गए साइड्स, ये भी हो गई साइड, ये भी है साइड, ये भी है साइड, और ये है डायगोनल। तो किस कैटेगरी का कंस्ट्रक्शन है ये? 4 साइड और 1 डायगोनल वाला कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सर? डायगोनल बनाएंगे। तो ये हमने बनाई हमारी डायगोनल, तो ये है BD डायगोनल, जिसकी वैल्यू है कितनी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए AB, AD, BC एंड CD। तो पॉइंट बी से कनेक्टेड कौन कौन सी साइड्स हैं? तो सर पॉइंट बी से कनेक्टेड एक तो AB है और दूसरी BC है। ठीक है, तो अब हम इसको ध्यान देंगे अगर, तो सर AB बनेगी 5 सेंटीमीटर, कैसे बनाओगे? सर वो जो हमारा कंपास है उसके लेग्स को हम करेंगे एक्सटेंड, निडल को रखेंगे 0 पे, पेंसिल को रखेंगे 5 पे, और इस निडल को लाएंगे यहां पे B के ऊपर एक आर्क कट करेंगे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आप चाहें और अपना समय बचाना है तो आप AB और AD को साथ में ही ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? A से लेकर B तक की जो आर्क आपने बनाई है 5 सेंटीमीटर की, उसे बिना हिलाए निडल की पोजीशन चेंज करके ले आइए D पे, और पेंसिल को करिए कागज पे मूव, ताकि आपको ऐसा कुछ एक पॉइंट मिल जाए, पॉइंट A, जो कि AB और AD का विकास करने में आपकी मदद करे। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। इसी तरीके जब आप BC और CD बनाएंगे तो उसकी वैल्यू है 7। तो आपका जो कंपास जिस पे अभी आप 5 सेंटीमीटर मेजर किया हुआ है उसको थोड़ा और एक्सटेंड करके, थोड़ा और एडजस्ट करके निडल रखेंगे 0 पे, पेंसिल को लाएंगे 7 तक, फिर उस कंपास की टिप से उठाते हुए फिर से निडल रखी यहां पे, एक कट की आर्क नीचे 7 पे, और अब करेंगे निडल की पोजीशन चेंज, निडल आ गई D पे और दूसरा आर्क यहां पे। 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, इसको फिनिश कीजिए। इतना करने के बाद आपको मिल जाएगा पॉइंट C, तो B से C की ज्वाइनिंग, C से D की ज्वाइनिंग। ये हो गया हमारा पॉइंट C, जो कि है 7 सेंटीमीटर दूर, तो ये हो गया पॉइंट C। क्या है ये? पॉइंट C है। ठीक है, AB और AD की वैल्यू है 5-5, BC और CD की वैल्यू है 7-7। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये आपको दिख रहा है? सर ऐसा तब होता है जब आपको 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बराबर मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या? KITE, काइट मतलब पतंग। तो काय पोचे नहीं बोलना, यहां पे काइट लिख के आगे बढ़ जाना है। चलिए, ये होती है स्क्रीन क्लियर, और हमने यहां पे पतंग दी है काट, और अगले प्रश्न की तरफ हम जा रहे हैं। सवाल क्रमांक 27 है हमारा। आपको ये सारी वैल्यूज दी है और आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी है। अब x की तरफ यदि आप ध्यान देंगे तो एक्सटीरियर एंगल है वो, तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है? यहां पे होने वाला है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। क्या होता है सर? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन का सम होता है 360 डिग्री। तो उसके लिए हमें x पता लगाने के लिए बाकी सारे एंगल पता होने चाहिए। सर ये है 60 पता है, ये 90 पता है, ये 40 पता है। यहां सर एंगल 1 नामक जो एंगल है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो पहले हम एंगल 1 फाइंड कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले होगा एंगल 1 प्लस 90 डिग्री वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सर ये कैसे? कक्षा 7वीं का जो अपने पढ़ के आए हैं, जो आप उसका चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें हमने ये पढ़ा है कि यदि किसी स्ट्रेट जाती लाइन पर, स्ट्रेट जाती पंक्ति पर, लाइन पर कोई 2 एंगल विचरण करते हैं, कोई 2 एंगल बने होते हैं, तो वो दोनों आजू बाजू के एंगल्स को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, जिसको सामान्य भाषा में लीनियर पेयर कहा जाता
है और जिसको शॉर्टकट भाषा में एलपी में मैं लिख रहा हूं। तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 90 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो मतलब 90 डिग्री। वापस आ जाओ ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे, इसका उपयोग करके आप बोल सकते हैं कि 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये दूसरा 90 डिग्री जो एंगल 1 से आया है प्लस 40 डिग्री प्लस x को जोड़ने पे 360 आना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसको ऐड कीजिए, 60 40 हो गया 100, 90 90 हो गया 180, तो कुल मिला के कितना हो गया, तो ये हो गया 280 डिग्री, 60 में जोड़ दिया x तो और 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आएगी 360 में से 280 घटाने के बाद जो बचेगा वो, तो x की वैल्यू आएगी 360 में से 280 घटाया तो 60 उधर और 20 उधर, मतलब 80 डिग्री आनी चाहिए x की वैल्यू। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान था सवाल। यस सर, दो कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक था लीनियर पेयर और दूसरा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, जो कि फिक्स होता है 360 डिग्री। तो इसी के साथ ये सवाल होता है समाप्त। किसी को कॉपी करना है तो मैं एक बार फिर से ला देता हूं, 1 2 आई एम काउंटिंग, नाउ यू कैन, आई वुड डिलीट इट। चलो गुड। एग्जाम्पल क्रमांक 28 देख लेते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन रेशियो 4:5। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर एक एंगल है 4x, दूसरा हो जाएगा 5x, और क्योंकि एडजेसेंट है तो दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। रेशियो 4:5 है, उसको मेंटेन करने के लिए एंगल को 4x और 5x कहा है। अगर आप रेशियो मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यूज गलत आएंगी। चलिए, तो 4x और 5x को जोड़ने पे आएगा 9x, जो कि है 180 के बराबर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाय 9, जहां तक मुझे पता है 9 2 होता है 18, तो 20 डिग्री आएगी x की वैल्यू। तो आपके एंगल हो जाएंगे 4x मतलब 4 2 8 और 5x मतलब 5 2 10, तो 100 डिग्री, दोनों एक 80 दूसरा 100, और इसी के साथ ये सवाल होता है खत्म। हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर, 2 सेकंड के बाद 1 2 आपने लिख लिया होगा, स्क्रीन क्लियर। अगर लिखना है तो मतलब, नहीं तो कोई बात नहीं। एग्जांपल क्रमांक 29 है हमारा। 4 एंगल है क्वाड्रिलैटरल के लिए, रेशियो कितना है 3 4 5 6। आपको बताना है एंगल्स। अगर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल का सम क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, हम लिख रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री हमेशा। ठीक है, अब एंगल्स क्या हैं, तो एंगल्स हैं 3x 4x 5x और 6x, सबको जोड़ने पे 360 डिग्री। अब आप ऐड करोगे 6 और 4 10, 5 और 3 8, तो 18x हो जाएगा 360 के बराबर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 बटे 18, मतलब 20 होनी चाहिए x की वैल्यू। क्या सिर्फ x की वैल्यू निकालने से काम चल जाएगा? सवाल में बोला है फाइंड द एंगल्स, सो लेट्स फाइंड द एंगल्स। तो 3x मतलब 3 2 6 60 डिग्री, 4x मतलब 4 2 8 80 डिग्री, 5x मतलब 5 2 10, तो मतलब 100 डिग्री, 6x मतलब 6 2 12, तो मतलब 120 डिग्री। तो चारों एंगल होंगे 60 80 100 और 120। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, खाली एंगल्स निकालने को बोले थे, हमने निकाल दिया। तो आफ्टर द काउंट ऑफ 2 आई वुड क्लियर द स्क्रीन। तो 1 2 एंड आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 30 है हमारा। एक पैरेललोग्राम में PQRS में बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड एंगल Q मीट एट O। तो अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, तो PQRS जो पैरेललोग्राम है उसके एंगल P और एंगल Q का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब होता है एंगल को बराबर हिस्सों में काटने वाला, तो कुछ इस प्रकार होगा वो। ठीक है, तो इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं एट पॉइंट O।
ठीक है। फाइंड एंगल POQ, आपको एंगल POQ निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि एंगल P और एंगल Q को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। सर वो कैसे? क्योंकि ये है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब जो आपको ध्यान देना है वो इस बात पे देना है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, पर आपको पूरे पूरे एडजेसेंट एंगल्स नहीं चाहिए, उनको आपने कर दिया है बाइसेक्ट, मतलब आधा आधा हिस्सा चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे? अब जब आधा आधा हिस्सा चाहिए तो आधा आधा हिस्सा लो, तो हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। अब इन दोनों का हाफ करोगे तो इसका भी हाफ करना ही पड़ेगा भाई, गणित का नियम है, जो एक पक्ष के साथ होता है वो दूसरे पक्ष के साथ भी करना पड़ता है। तो एंगल P का हाफ मैं लिख रहा हूं एंगल OPQ। सर आपको कैसे पता? हमने बाइसेक्टर बनाई है, तो मतलब दोनों एंगल्स आपस में, अब जो टुकड़े हुए हैं दो, वो आपस में हो जाएंगे बराबर। तो वो पूरा एंगल था, आपने कर दिया उसको दो टुकड़ों में बराबर, तो ये उसका आधा हिस्सा होगा। पूरा पिज्जा था, आपने कर दिया दो बराबर टुकड़े, तो आपको कितना मिला? आधा पिज्जा, तो ये है आधा पिज्जा। तो प्लस OQP, ये दूसरे पिज्जे का आधा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। यहां पे आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि OP एंड OQ आर एंगल बाइसेक्टर्स। और बाइसेक्टर क्या करता है? जिस भी चीज का बाइसेक्टर है उसको बराबर हिस्सों में बांटता है। अब इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद हम आएंगे ट्रायंगल OPQ की तरफ। ये जो ट्रायंगल है ये हमारी समस्या को सुलझाएगा। इस ट्रायंगल में एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ, ठीक है, कौन कौन से? POQ, मैंने बोला ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये एंगल, इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये किसके एंगल है? एक ट्रायंगल के एंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। तो OPQ और OQP इन दोनों को हमने ऊपर जोड़ के निकाला 90 के बराबर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये दोनों मिला के हैं 90 के बराबर, तो हमें POQ निकालने में आसानी होगी। क्या ये समझ में आया? यस सर। ये 90 है पूरा, इन दोनों को हमने जोड़ के ऊपर निकाला था 90 कैसे? कि भैया वो पूरे का आधा थे, तो आधा करेंगे तो 180 का आधा होगा 90, तो इन दोनों की वैल्यू है 90 के बराबर। तो हमारा जो POQ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो POQ की वैल्यू हो जाएगी 180। यह अकेला था, साइड चेंज करेंगे उस तरफ जाएंगे तो 180 में से 90 हो जाएगा माइनस, तो हमारा आंसर बचेगा केवल 90 डिग्री। कितना बचेगा? 90 डिग्री। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। एक चीज तो ध्यान रखनी है कि यहां पे आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये रीजन आप लिखेंगे इन तीनों को ऐड करके 180 लिखते वक्त। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर। एक मिनट, अगर आपको कॉपी करना है तो ऑन द काउंट ऑफ 2, 1 2, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो कॉपी कर लो अगर करना है तो। और यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है सवाल क्रमांक 31, जो कह रहा है एक क्वाड्रिलैटरल के 3 एंगल है, आपको चौथा निकालना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कितना होता है बताओगे मुझे? कोई जवाब दे सकता है क्या? ओ माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ 360 डिग्री, बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं आप, काफी समझदार हैं, अपने आप को शाबाशी दीजिए अगर आपने 360 बोला है, पर अगर नहीं बोला है तो भी शाबाशी दीजिए, क्योंकि आपको पता है 360 अब, ठीक है, तो वेल डन। अब ये 4 एंगल होते हैं, 3 आपको पता है, तो 50 और 40 और 123 आपको पता है। चौथा एंगल आपको निकालना है, तो आपने लिख दिया उसको x और जोड़ने पे हो गया 360 डिग्री। 5 और 4 9, तो ये कितना हो गया? 90। 90 और 123 कितना हो जाएगा सर? 90 और 123 हो जाएगा 9 और 213। क्या ये करेक्ट है? यस सर। 90 और 123 ऐड करोगे 9 2 11, 213 आएगा बिल्कुल। x की वैल्यू आएगी 360 में से 213 डिग्री माइनस करना है, तो x 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा,
5 में से 1 गया तो 4 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 147 डिग्री आएगा चौथे एंगल का वैल्यू। एक बार फिर से सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लीजिए। 10 में से 3 गया 7, 6 में से 1 गया 5 में से 1 गया 4, बिकॉज आपने कैरी किया था 1, और 3 में से 2 गया तो 1। चलिए, कैरी नहीं क्या बोलते हैं, बोरो करना बोलते हैं ना, हाँ सॉरी बोरो किया था, कैरी नहीं। चलो यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर, आसान था ये सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 32 कह रहा है आपसे कि रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1:4। तो आपका रेशियो ऑफ एक्सटीरियर, ठीक है, टू इंटीरियर रेशियो है आपका 1:4। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जोड़ने पे बनाते हैं क्या, एक स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर ये एक क्वाड्रिलैटरल है मान लीजिए, ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल और ये है आपका इंटीरियर एंगल। इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पे कि आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में रीजन लिख दो, लीनियर पेयर। फुल फॉर्म लिखना, आलसी जैसे एलपी मत लिख देना, मैं आलसी हूं मुझे अधिकार है, तुम लोग अभी नहीं हो सकते आलसी। ठीक है, चलिए, तो एक्सटीरियर एंगल है कितना 1x, इंटीरियर एंगल है कितना 4x, और टोटल मिला के हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, डिवाइड करके आसानी से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो 180 डिवाइड बाय 5, सर 5 3 15 30, तो 5 6 30 होना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा x की वैल्यू, तो 1x मतलब हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल कितना, तो एक्सटीरियर एंगल है 1x मतलब हो जाएगा 36 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा सर, वो 4x के बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, 4 3 12 13 14, 144 डिग्री आना चाहिए। चलिए, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है जितने इंटीरियर एंगल की वैल्यू है वो सारी सेम रहेगी और एक्सटीरियर एंगल की भी वैल्यू सेम रहेगी। आप देखो, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है सर, रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कहता है कि भाई साहब 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से। अब बराबर हैं तो टोटल को जितने साइड्स उतने डिवाइड कर दो, क्योंकि जितने साइड्स होंगे उतने एंगल्स होंगे। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहा है यहां पे टेस्ट में, इस क्वेश्चन में, कि एक्सटीरियर एंगल है 36 डिग्री, टोटल है 360 डिग्री, बताओ n कितना होगा, कैसे निकालोगे सर, n को वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहां भेज दीजिए, तो 36 डिग्री इंटू n हो जाएगा 360, और n की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइड बाय 36, मतलब 10 होगा n। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। ये हमने किया पहले एंगल निकालने के लिए, ये हमने किया बाद में साइड निकालने के लिए। चलिए, आपको अगर लिखना है तो मैं 2 की काउंट पे स्क्रीन क्लियर करूंगा, 1 2 लिख लिया। अब कर रहा हूं मैं स्क्रीन को क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपको सवाल में दिया है कि इंटीरियर एंगल की वैल्यू है 108 डिग्री, आपको बताना है कितनी साइड्स होंगी। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जो मेरे को इजी लगता है मैं पहले वो कर रहा हूं। तो एक चीज जो मुझे यहां पे पता है वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, इसमें से इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, तो सर इंटीरियर एंगल की वैल्यू है 108 और ये टोटल है 180, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कितना सर, 180 में से 108 माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ माइनस करके, और खबरदार जो कैलकुलेटर का उपयोग किया है तो माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 72 डिग्री। अब आपको पता है एक फॉर्मूला जो कहता है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑब्वियसली इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360, मतलब टोटल ऑफ एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये कब, जब रेगुलर पॉलीगॉन होगा तब, क्योंकि तब हर एक एंगल की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए आप बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अब आपको यहां पे 72 पता है, 360 पता है,
n पता लगाना है, नंबर ऑफ साइड्स पता लगानी है। क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये n जाएगा ऊपर, 72 आएगा नीचे, तो आपको मिल जाएगी n की वैल्यू कितनी, 72 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 360 करोगे इतना आएगा। सर 5 आना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, तो n की वैल्यू आ गई 5, मतलब ये क्या है, पेंटागन है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है इंटीरियर एंगल को ही यूज करके निकालने का। अब इंटीरियर एंगल को यूज करने के लिए आपको पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब इस पूरे सम को आप बराबर हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्से, जितने एंगल्स होंगे, और कितने एंगल होते हैं जितनी साइड्स होती हैं, तो कितने हिस्सों में बांटोगे, n हिस्सों में बांटोगे, इसलिए डिवाइड बाय n, और हर एक हिस्से को बांटने पे 108 डिग्री आना चाहिए एंगल की वैल्यू। ये हमें सवाल में गिवन है। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी एज 5। आप चाहे तो ऐसे करें या चाहे तो ऐसे करें, आपकी मर्जी है। तो ये सवाल होता है समाप्त। अगर आपको कॉपी करना है तो मैं स्क्रीन को 2 मिनट रोक रहा हूं, 1 और 2, एंड अब कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 34। आपको बनाना है एक रोम्बस जिसके लिए आपको सिर्फ एक साइड और एक एंगल दिया है, परंतु हम काफी स्मार्ट लोग हैं और हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है, तो हम एक साइड से बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। अब PA थी पहली साइड, दूसरी हो जाएगी AI, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तीसरी होगी IR, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। चौथी होगी RP, तो RP की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। एंगल आपको एक ही दिया है, इससे भी आप बाकी एंगल निकाल सकते हैं। तो अब एंगल A जो है वो बीच का एंगल है, तो एंगल P जो होगा उसके बाजू का एंगल होगा, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, तो सर एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब अगर 110 है A के पास, तो P के पास 70 डिग्री आएगा। तो I के पास कितना आएगा, तो सर P और I हो जाएंगे अपोजिट एंगल, इसलिए वो भी 70 डिग्री, और एंगल R भी हो जाएगा A के बराबर, क्योंकि अपोजिट एंगल से, इसलिए 110 डिग्री। तो आपने 2 इंफॉर्मेशन से 8 इंफॉर्मेशन निकाल ली, और आपको कोई भी क्वाड्रिलैटरल बनाने के लिए 5 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इनमें से आप जो भी यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले आपने बनाया बेस PA, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इस तरफ बनेगा एंगल P, उस तरफ बनेगा एंगल A, लेकिन एंगल की वैल्यू ऐसी है कि आप कंपास से नहीं बना सकते, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, प्रोट्रैक्टर D या आधा चांद, जो भी आप उसको कहते हो। तो एक तरफ बनाया आपने 70 डिग्री, दूसरी तरफ बनाया आपने 110 डिग्री। अब ये जो एंगल्स होते हैं ये आपको दिशा बताते हैं कि जाना किस तरफ है, कितना जाना है ये कौन बताएगा, साइड्स बताएंगी। तो कितना जाना है, 6 सेंटीमीटर। मतलब आप क्या करेंगे, आप कंपास का उपयोग करके यहां पे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। किस तरीके से, सर निडल रखी हमने 0 पे, पेंसिल को खींच के ले गए, मतलब कंपास की पेंसिल को खींच के ले गए 6 तक, और निडल रखी यहां पे नीचे, और कंपास से कट किया इधर, बिल्कुल ठीक। सिमिलरली यहां पे भी निडल रखी A पर और कंपास से कट किया इधर। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा रोम्बस कंप्लीट। तो ये हो जाएगा PAIR, जिसकी सारी साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेना मेजर करके, और एंगल होंगे 70 110 70 110, ये भी आप एक बार मेजर करके देख लेना। ठीक है, स्टेप्स कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है, जो आपने किया वही लिखना है। ज्यादा कविता लिखने की या उपन्यास लिखने की जरूरत नहीं है, सामान्य भाषा में लिखें जैसे आप करते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपने बनाया बेस PA, तो लिखो ड्रॉ बेस ऑफ द रोम्बस या ड्रॉ साइड ऑफ अ रोम्बस PA मेजरिंग 6 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। उसके बाद यूजिंग प्रोट्रैक्टर या D या आधा चांद, उसमें मत लिखना आधा चांद, ड्रॉ एंगल 70 एंड 110 डिग्री फॉर फर्दर कंस्ट्रक्शन, मतलब आगे बनाने के लिए। उसके बाद आप कट करेंगे आर्क, तो वो लिख दीजिए कट द आर्क एट 6 सेंटीमीटर ऑन बोथ द एंगल्स एंड देन फिनिश द डायग्राम। ऐसे करके आप इसको खत्म कर सकते हैं। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर, हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 34 है हमारा, एक ऐसा रोम्बस है जिसके डायगोनल्स, एक डायगोनल और साइड बराबर है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए ये मेरा रोम्बस है, ठीक है, इसकी एक डायगोनल और साइड्स हैं बराबर। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहां पे कि लेट
ए बी सी डी बी अ rhombus, ठीक है। AC is the diagonal, नॉट द, क्योंकि दो होती हैं, तो AC is a diagonal किस तरीके से सर, सच दैट किस तरीके से कि भाई साहब कि जो AC है वो बराबर है AB के, और वो बराबर है BC के, वो बराबर है CD के, और लास्ट वाला फिर बराबर है DA के। तो अगर यहां ध्यान देंगे आप तो ये A B C D ऐसे हमने नेमिंग कर दिया है। अब यहां ध्यान दें कि भाई साहब इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल पे अगर आप ध्यान देंगे तो AB बराबर है AC के और वो बराबर है BC के, मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल, मतलब हम ये बोल सकते हैं क्लियरली कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसकी वजह से आप ये दावे से कह सकते हैं कि एंगल बी होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब इस एक एंगल की वजह से और पैरेललोग्राम या रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होने की वजह से हम बाकी सारे एंगल्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप एंगल ए कैसे निकालेंगे, तो सर एंगल ए और एंगल बी है एडजेसेंट एंगल्स, तो इनको जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स। चलिए अब ए की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, तो सर बी की वैल्यू है 60, तो इसको अगर आप 180 से कर देंगे माइनस, तो ए की वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए। तो कितना होगा, क्या कोई समस्या। अब अगर ए और बी दो एंगल मिल गए तो मेरे हिसाब से बाकी दोनों एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रॉपर्टी की वजह से, मैं बोल रहा हूं कि एंगल ए बराबर होगा डी के और एंगल बी बराबर होगा सी के, नहीं सॉरी, ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। समाप्रार्थी है हम, किस वजह से ये होगा सर, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, नहीं क्या बोल रहे हो, अपोजिट एंगल्स, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहां आपने बोला अपोजिट एंगल्स, मैंने लिखा अपोजिट एंगल्स, तो मतलब एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री और एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि बी की वैल्यू है 60 और ए की वैल्यू है 120। आपको चारों एंगल्स निकालने थे, आपने निकाल दिए 60 120 60 120। क्या ये आपको समझ में आ गया, यस सर। स्क्रीन को मैं क्लियर कर दूं ऑन द काउंट ऑफ 2, यस सर। सवाल भी मैं, जवाब भी मैं, तो 1 2 अगर आपको कॉपी करना है तो अब कर रहा हूं मैं स्क्रीन क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्रमांक 36 है हमारा, इन द फिगर होप इज अ रेक्टेंगल। होप एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल मीट कर रहे हैं जी पे। इफ एच जी इज 5x + 1 एंड ई एक्स इज 4x + 19 फाइंड x, ठीक है। क्या दिया आपको, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, तो होप इज अ रेक्टेंगल, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे हमें क्या मिलेगा सर, इससे हमें यह पता चलेगा कि HP जो कि एक डायगोनल है वो बराबर होगी EO के या OE के, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, जिसको मैं शॉर्ट में रेक्ट डॉट लिख रहा हूं, आर इक्वल। अब अगर दोनों डायगोनल्स बराबर हैं तो क्या दोनों के आधे हिस्से भी बराबर होंगे, जी हां सर बिल्कुल होंगे। तो HP का आधा बराबर होगा किसके सर, HP का आधा होगा बराबर EO के आधे के, बिल्कुल ठीक। अब HP का आधा कैसे पता लगाएंगे सर, HP का आधा, तो HP है पूरी डायगोनल, इसका हाफ पता लगाना है। तो सर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो ये दो बराबर हिस्से, तो HP का आधा हिस्सा क्या हो जाएगा, दो बराबर हिस्से, तो एक हिस्सा कितना, आधा, तो HP का आधा हो जाएगा HG और EO का आधा हो जाएगा EG, ठीक है। आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में काटते हैं, तो बाइसेक्ट ईच अदर, तो दो बराबर हिस्सों में कट रहा है, इसलिए ऐसा कुछ होगा। चलिए तो HG की वैल्यू है 5x + 1,
EG की वैल्यू है 4x प्लस 19। इन दोनों को जो सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू आसानी से मिल जानी चाहिए। तो 5x में से आप माइनस करेंगे 4x और 19 में से माइनस होगा 1, क्योंकि जो +1 था वो साइड चेंज करेगा तो -1, 4x जो पॉजिटिव था साइड चेंज करेगा तो -4x। तो x की वैल्यू आनी चाहिए 18। ये हो गया हमारा सवाल समाप्त। कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए हमने? रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज किया, और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट यूज किया। इंपॉर्टेंट स्टेप था ये, जहां पे आप आधा आधा कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपको उतना ही हिस्सा चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पे करते हैं स्क्रीन को क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहां पे हमें करना है एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग स्ट्रैटेजी, मतलब आप पहले सवाल को सॉल्व करने की प्लानिंग करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब इस एग्जांपल में राइस एक रोम्बस है जैसा कि हमें दिया है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जस्टिफाई और फाइंडिंग, आपको आपका आंसर जस्टिफाई करना है। हेंस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, फिर पेरीमीटर निकालना है। आप पहले इसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज तो ये कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब 5 वुड बी इक्वल्स टू x प्लस 2। तो वहां से सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस सर। फिर हम y प्लस एक्स इक्वल टू लिखेंगे 12 के बराबर, तो वहां से हम x की वैल्यू का यूज करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस सर। फिर अगर हम आ जाते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज पे एक्सक्लूसिवली, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि वो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी। तो मतलब ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि साइड है हमारे रोम्बस की। ठीक है, तो इस तरह से प्लानिंग करके हम पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि भाई आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख रहे हो तो आंसर सही आ रहा है, मतलब हमारा आंसर जस्टिफाइड है। और फिर पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? चारों साइड्स का एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि डायगोनल्स, सबसे पहले लिख रहा हूं कि मैं 5 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड द रीजन इज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। क्या अभी पेन फिर से अटक गया हमारा? रोम्बस चल गया, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए, इस वजह से x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 5, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा x, तो मतलब 3 हो जाएगी x की वैल्यू। क्या ये समझ में आया? यस सर। सिमिलरली ऑन सिमिलर लाइंस, तो 12 वुड बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स। क्यों भाई? जो रीजन आपने ऊपर लिखा है वही रीजन कॉपी करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। एक रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल का ऊपर वाला हिस्सा डायगोनल के नीचे वाले हिस्से के बराबर, ये डायगोनल का साइड वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर। तो यहां पे आपको मिल रहा है y प्लस एक्स इक्वल टू 12, मतलब x की वैल्यू अगर आपने डाली 3 तो y कितना आएगा वो हम पता लगा सकते हैं, यस सर। तो आप कर देंगे माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हमने अब तक x और y आपको पता लगा दिया है। अब हम आएंगे, फोकस करेंगे z की तरफ। तो वो कैसे होगा? तो वो कुछ यूं होगा कि आपको ये भी पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब एंगल EOR जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री। अब जैसे ही कोई एंगल 90 हो जाता है तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का ऑप्शन हो जाता है एक्टिव। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि पाइथागोरस थ्योरम के तहत EO स्क्वायर, मतलब एक साइड का स्क्वायर, प्लस OR स्क्वायर, मतलब दूसरी साइड का स्क्वायर, बराबर होगा किसके? ER स्क्वायर के। स्क्वायर मतलब उस नंबर को, गिवन नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना। उदाहरण के तौर पे यहां पे EO की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना। OR का स्क्वायर, तो OR है ऊपर 12 के बराबर, तो 12 स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए ER स्क्वायर के बराबर। 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144,
और दोनों को जोड़ने पे किसके बराबर आना चाहिए, ई आर स्क्वायर। अब इसको जब आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा 169 विच इज द वैल्यू ऑफ ई आर स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जेड स्क्वायर मतलब आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 169 आएगा, और वो नंबर है 13। तो जब आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 169। ठीक है, तो मतलब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो z की वैल्यू हो जाएगी 13। क्या आपको ये समझ में आया? अब अगर z की वैल्यू है 13 तो पेरीमीटर कितना होगा? सर ये z जो है वो साइड है और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड्स एक वैल्यू की होती है। बिल्कुल ठीक, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 13, मतलब कितना 52 आना चाहिए आपका पेरीमीटर। क्या ये समझ में आया? यस सर। आपने एक्स वाई जेड कर दिया फाइंड। यस सर। अपनी फाइंडिंग्स को जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो हमने निकाला ही है पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी वैल्यू सही है। ठीक है, चलिए आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 9, 3 + 9 हो जाएगा 12। वहां पे z हो रहा है बराबर किसके, 13 के, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो मतलब हमारा सब कुछ आंसर निकल गया है और हमने हमारा पेरीमीटर भी निकाल दिया है। पेरीमीटर कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। क्या कोई समस्या? नहीं सर, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, ये हो जाता है हमारा सवाल सॉल्व, और हम स्क्रीन क्लियर करने के बाद आफ्टर द काउंट ऑफ 2 अगर आपको कॉपी करना है तो 1 2 देख लिया, सब कॉपी कर लिया? यस सर। चलिए, स्क्रीन हो जाती क्लियर। अगला प्रश्न है सवाल क्रमांक 38, जो हमसे कह रहा है कि एक रोम्बस बनाना है जिसकी साइड है 4.5 और डायगोनल है 6। ठीक है, अब एक साइड पता है तो मैं बाकी 4 साइड्स भी बना सकता हूं। ठीक है, और डायगोनल पता है तो भी मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, अब कैसे करोगे तो कंस्ट्रक्ट, व्हाट इज द प्लानिंग? सर एक साइड पता है तो चारों साइड बराबर होंगी क्योंकि रोम्बस है, तो हमारे पास 4 साइड्स की वैल्यू है और एक डायगोनल की वैल्यू है, और ये होता है पहला मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन जहां पे आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल पता होती है। कैसे करोगे कंस्ट्रक्ट, स्ट्रैटेजी क्या है? सर पहले डायगोनल बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से ऊपर नीचे साइड्स बनाएंगे, क्योंकि रोम्बस के केस में वो काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक। कैसे बनाओगे? तो ये आपने बनाई डायगोनल जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको साइड्स बनानी है तो क्या करोगे? साइड्स की लेंथ कितनी है? 4.5। उठाइए आपका कंपास, निडल रखिए 0 पे, पेंसिल को खींच के लेके जाइए 4.5 तक और अच्छे से उसको मेजर कर लीजिए, क्योंकि ये 4.5 आपको सब जगह काम आने वाला है। अब इस पॉइंट पे रख के निडल इस तरफ एक आर्क कट, और क्योंकि साइड बराबर होंगी तो नीचे भी एक आर्क कट, ये ऊपर की साइड के लिए, ये नीचे की साइड के लिए। ठीक है, तो यहां कहीं मान लीजिए उस तरफ से लगाया आपने तो एक कट इस तरफ, एक कट इस तरफ, इजी। अब आप क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को कर देंगे ज्वाइन। क्या करेंगे? इन पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन और आपको मिल जाएगा आपका रोम्बस, जो फिलहाल नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा 19-20 है, लेकिन चला लीजिए काम। तो आप नाम लिख सकते हैं ABCD। तो क्या थी हमारी स्ट्रैटेजी कि पहले बनाओ डायगोनल फिर बनाओ साइड्स। कई लोग पहले साइड्स बनाते हैं फिर डायगोनल बनाते हैं, वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। आपको जो इजी लगता है आप वो तरीका अपनाइए। मैं वो तरीका अपनाता हूं जिसमें थोड़ी मुझे मेहनत कम लग रही, तो मुझे इसमें क्या करना है, एक ही बार आर्क मेजर करना है और उसी से पूरा डायग्राम बन जाएगा। तो फिर बार बार मेजर करने का कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा। ठीक है, चलिए यहां पे कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर, एंड आई थिंक हम एक्सरसाइज एग्जांपल्स के एंड पे आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के चांसेस का एंड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12 से लेकर किंडरगार्टन तक कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारे ऑप्शंस देता है। एंड न सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि हम एग्जाम्पल्स एंड एक्स्ट्रा लर्निंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपको सारी क्लासेस की एग्जाम्पल मिल जाएगी। 8th की साइंस की है, मैथ्स की आप देख ही रहे हैं, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज हो। अब क्लास 9 का अगर मैं एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लूं तो टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लास 8 में हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, तो इसमें हम चैप्टर वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, लाइक हम अब तक करते आए हैं। एंड हर एक चैप्टर को भी हम ब्रेक कर देते हैं ताकि आपके ऊपर एक बार में बहुत सारा बर्डन ना पड़े और आप आराम से वीडियोस को देख के
अपने एग्जाम के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी तैयारी कर पाए। जब आप इनमें से किसी भी एक वीडियो के लिंक को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको वीडियो दिखता है, जस्ट लाइक यूट्यूब, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ईज ऑफ एक्सेस होता है कि आप सारे चैप्टर्स एक बार में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं दिख जाऊंगा एक चलचित्र में, थोड़े से अजीब सी शक्ल के साथ आपको पढ़ाते हुए। और जैसा कि हमारा हर बार का अप्रोच रहता है कि कॉन्सेप्ट समझाओ एंड पढ़ाई कराओ, वैसा वाला अप्रोच हमेशा वीडियोस में रहेगा। चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के एंड पे, और मैं आ जाता हूं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए। हमने इस वीडियो में क्या देखा, तो हमने इस वीडियो में हमारा जो 5th चैप्टर है हमारी एग्जाम्पलर का, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जहां पे कॉन्सेप्ट रिव्यू होते हैं, हमने वो किया। साथ में हमने सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके एक टेस्ट लिया कि किस तरीके से इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना है, आपको इन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार खुद से सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो अगर टाइम मिले तो आगे के क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं, और हम लोग तो आगे सॉल्व करेंगे ही पक्का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, बिकॉज ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे तो आपको पता है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।